नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम जानेंगे कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जिसका परिश्रम दुनिया के हर एक देश में बोलता है। उसको उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। यानी कि हम बात करेंगे आज जापान के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी में इस टाइम पे दुनिया में सबसे आगे देशों में से एक माना जाता है और जिसकी तकनीक के माध्यम से आप देखो दुनिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में फैली हुई हैं। उस देश के मेहनत के बारे में, उस देश के परिश्रम के बारे में और वो कैसे इतना महान देश बना, इस चीज़ को हम जानेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि वो एशिया का एक बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र है, तो हमारे लिए जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जापान से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिसेंट इवेंट से भी, और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड आपको जानकारी हासिल करना चाहिए, जो कि इस वीडियो से आपको मिलेगी। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक्स क्या होते हैं जापान के बारे में। तो जापान के बेसिक्स अगर आप बात करो, सबसे पहले जापान की कैपिटल जो है या राजधानी वो टोक्यो है। करेंसी की बात करो तो जापानीज येन या फिर जेपीवाई बोलते हैं इसको। प्रधानमंत्री की बात करो तो शिंजो आबे जी हैं जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इम्परर यानी कि सम्राट, क्योंकि जापान जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कि वहाँ पे एक राजा भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है, जैसे कि ब्रिटेन है। तो वहाँ पे इस टाइम पे नारूहितो के नाम से एम्परर है। और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक छोटे देशों की तुलना करो जिसे इनका साइज है उस हिसाब से इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। 12.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, 12.65 करोड़ इनकी आबादी है। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज या फिर जापानी भाषा बोली जाती है, जो कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप फॉर्मेशन की बात करते हो कि ये कब स्थापित हुआ था या फिर कब ये बना था, तो ये यहाँ पे आप देखो तो 12,000 BC, मतलब कि आप देखो तो ईसा के 11,660 साल पहले या फिर 12,000 साल पहले इसका एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है और कल्चर यहाँ का जो भी है ये बहुत पुराना है, जैसे कि भारत का है या फिर चाइना का है। ये बहुत एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, पुराने सभ्यताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर आप पार्लियामेंट की बात करो तो यहाँ पे पार्लियामेंट को नेशनल डाइट बोलते हैं, बिल्डिंग को, पार्लियामेंट बिल्डिंग को। दोनों हाउसेस इसी में होते हैं। और जीडीपी की बात करो तो ये दुनिया का आप देखो तो थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी वाला कंट्री है। इसकी जीडीपी 5.41 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा। भारत की जीडीपी इस टाइम पे 3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और जापान की यहाँ पे 5.4 है। इसके ऊपर केवल चाइना और यूएस इस टाइम पे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी जीडीपी ज़्यादा है। और ये आप देखो तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी है, अर्बनाइज्ड कंट्री भी है। और जैसे कि भारत है तो भारत अभी विकासशील देशों में माना जाता है, चाइना जो है वो अभी विकासशील देशों में माना जाता है, लेकिन एशिया में ये एक ऐसा देश है जो विकसित देशों में माना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि इन्हें इस तरीके से हासिल हुई है क्योंकि यहाँ के लोगों ने इतना परिश्रम किया है पिछले कुछ सालों में, या फिर देखो तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे उसके बाद से बहुत मेहनत। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर आप जापान की ज्योग्राफी को ध्यान से देखो तो बेसिकली ये एक आइलैंड्स का ग्रुप है, कि इसका कोई भी लैंड बॉर्डर किसी भी कंट्री के साथ नहीं है। तो जापान जो है एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो क्या होता है? तो जब बहुत सारे आइलैंड्स मिलके एक देश बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्कीपेलगो या फिर द्वीपों का समूह। तो जापान एक आर्कीपेलगो है। और दूसरी जो इसकी ज्योग्राफी की बात करो तो ये एग्जिस्ट करता है ईस्ट एशिया रीजन में, या फिर आप देखो तो एशिया के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। और एक तरह से पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसका जो कंट्री का लोकेशन है ये पड़ता है। तो वहाँ पे भी क्या है कि एक जगह पड़ती है या फिर एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है एक ऐसा रीजन पैसिफिक ओशियन का जहाँ पे भूकंप की, सुनामी की या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है या फिर वो आते हैं। तो आप देखो तो जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। और इस तरह देखो तो एक जो चुनौतियों की बात करो तो आपदाओं से या फिर प्राकृतिक चुनौतियों से ये देश हमेशा जूझता रहता है। तो ये देश कुल मिला जुला के 4 आइलैंड्स के जो बड़े ग्रुप से उनमें बटा हुआ है। पहला जो ग्रुप है उसको होकाइडो बोलते हैं, यहाँ पे आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं, ऊपर का पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरा जो है ये है होन्सू, जिसमें जापान के मोस्टली सिटीज जो है जैसे कि टोक्यो हो गया, ओसाका हो गया, ये सिटीज़ पड़ती हैं इस आइलैंड ग्रुप में। और तीसरा यहाँ पे है शिकोकू, और चौथा है क्योसू। क्योसू इस टाइम पे न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे कुछ इशूज चल रहे थे चाइना के लेके, या फिर चाइना के साथ जापान के, वो कुछ टेरिटरीज क्लेम करता है चाइना, उसको लेके इशूज चल रहे थे रिसेंटली। और यहाँ पे देखो तो जापान के ये 4 आइलैंड ग्रुप्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, और इन सभी आइलैंड्स ग्रुप्स में कुल मिला जुला के 6,000 से ऊपर से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। और जापान की ज्योग्राफी को ये सभी निर्धारित करते हैं। और भारत की बात करो अगर, भारत का इस टाइम पे सबसे बड़ा जो एलाई है एशिया में वो जापान ही है, इस हिसाब से
क्योंकि इनकी जो इकॉनमी है वो बहुत ही बड़ी है भारत के साथ मिलजुल के। अब हम बात करते हैं स्पेशल फीचर्स क्या है जापान के बारे में। तो जापान की पहली स्पेशल फीचर है या जो विशेष बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, अर्बनाइज कंट्री है। मतलब यहाँ पे आपको गाँव कम मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से या फिर आप देखो यूएस से, कनाडा से आपको मिलती जुलती दिखाई देगी। तो जैसे एशिया में है मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंडर डेवलपिंग हैं, या बहुत सारे जो है एंशियंट कल्चर बेस्ड हैं, तो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोपियन कंट्रीज से या फिर जो मॉडर्नाइज्ड इकॉनमीज हैं उनके मैच नहीं करती है। चाइना को छोड़ दो आप, चाइना साउथ कोरिया को, तो बाकी सब ऐसे ही हैं। पर यहाँ पे आप देखो जापान का जो सिनेरियो है वो जैसे हम लोग 1960s 70s में थे, वो कंडीशन जापान के पास कभी नहीं आई, या फिर हम लोग का 2000 के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कंडीशन कभी भी जापान के पास नहीं आया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंट्री में जो बुद्धिज़्म है या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और बुद्धिज़्म को मानना ही इनका मतलब प्रमुख धर्म है। तो ये बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट करते हैं, और वहाँ पे मंदिरों को बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिरों आपको देखने को मिलेंगे, और बुद्धिज़्म का एक बहुत ही बड़ा देश है फॉलो करने वाला धर्म के रूप में आप देखो। तीसरी विशेष बात यह है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, मतलब किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से विकास के क्रम होते हैं या फिर किस पैमानों पे माना जाता है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा है, इन सब पैरामीटर्स पे देखो तो दुनिया में इसका जो रैंक है वो बहुत ही ऊपर है। और एशियन कंट्रीज में तो आप देखो तो कोई भी ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जैसा जापान आपको मिलेगा। अब इसके बाद बात करो तो ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है, मतलब नए नए जो आविष्कार हैं या फिर आप क्रिएटिविटी की बात करो, नई चीज़ें बनाने की बात करो, तो जापान में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो इनकी है या फिर जिसको आप बदलते हैं कि कार वगैरह जो होते हैं या फिर बाइक वगैरह होती है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये कंट्री जायंट है और बहुत ज़्यादा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सुपर पावर है, और सामुराई वॉरियर्स के लिए कंट्री जाना था। तो ये सब इसके बेसिक फीचर है। अब हम कुछ वीडियोज़ देखेंगे जापान के बारे में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्काई क्रैपर्स हैं जापान की, ये बिल्डिंग्स आपको दिखाते हैं कि जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और किस लेवल पे इन्होंने विकास किया है इनकी मेहनत के हिसाब से। अब देखो तो इतने भूकंप आने के बाद भी इनकी बिल्डिंग्स कितनी अच्छी हैं, कितनी क्वालिटेटिव है। एक और यहाँ पे लैंडस्केप आप देख सकते हो जापान का, जो यहाँ की एथनिसिटी या फिर जो इनकी एंशियंट सिविलाइजेशन है उसकी पहचान मानी जाती है, उसको इन्होंने किस तरह से दिखाया है आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जापान किस तरह से विकास के क्रम में अपनी जो सभ्यता है उसको पिरोते या फिर बचा के आगे बढ़ा है। इन वीडियोस के माध्यम से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ और चीज़ें हैं जापान के बारे में, जैसे आप देखो तो कुछ मंदिर वहाँ के हैं, मैंने आगे दे रखा है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे एक जापान का आप मंदिर देख सकते हैं, कितना बेहतरीन है, कितना खूबसूरत है, आर्किटेक्चर इनका कितना बेहतर है। और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जापान के लोगों ने आर्किटेक्चर में, इनोवेशन में, साइंस एंड टेक में मेहनत तो करी ही है। उन्होंने अपने लोगों में मेहनत, जैसे आप देखो तो जो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 8 घंटे या 12 घंटे काम करने का ट्रेंड है, लोग उतना ही काम करते हैं। पर जापान में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा है वो बचपन से ही काम करता है और कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो अगर आपको जापान के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।